जैसा कि आप सब जानते हैं, साढ़े साती ज्योतिष में और खास करके पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से एक बहुत ही चर्चित विषय रहा है, जिसके बारे में हमेशा बात होती है, हमेशा जिसके बाद जिसकी व्याख्या होती है, हमेशा जिनका भी सवाल आता है, अधिकांश लोगों का सवाल और किसी बारे में हो या ना हो, अपनी साढ़े साती के बारे में ज़रूर होता है। एक ऐसा विषय है, एक ऐसी चीज़ है जो इतना कॉमन है, इतना ज़्यादा प्रचलित है कि हर व्यक्ति को ये ज़रूर पता होता है, अधिकांश लोगों को ये पता होता है कि उनकी साढ़े साती कब चल रही है, उनका साढ़े साती का समय क्या चल रहा है और साढ़े साती को लेकर के भ्रांतियाँ भी बहुत हैं कि कितना बुरा प्रभाव होता है, किस तरह का बुरा रिज़ल्ट होता है, कुछ होता भी है या नहीं होता है, कहाँ पर साढ़े साती को लेकर के नियम मेंशन किए गए हैं, साढ़े साती क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या नहीं है, वैदिक ज्योतिष का पार्ट है या नहीं है। तो उन सारे विषयों पे चर्चा करते हैं एक-एक करके। पहले बात करते हैं बेसिक्स की, ठीक है? तो अगर बिना और किसी चीज़ में गए सबसे पहले मैं आपको डेफ़िनिशन दूँ जो अधिकांश लोगों को पता ही होगी। तो साढ़े साती साढ़े 7 साल का, जैसे साढ़े साती के नाम से ही आपको पता चलता है, साढ़े साती साढ़े 7 साल का एक अंतराल है जिसमें शनि का ट्रांज़िट, शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है। ठीक है? अब इसका नियम या इसको इसको समझने का सीधा सरल सिंपल तरीका ये है कि आपकी कुंडली के अंदर जहाँ पर भी चंद्रमा हो, वहाँ से 12वें घर जो चंद्रमा से पहले की राशि है, वहाँ से चंद्रमा वाली राशि जो है और चंद्रमा से अगली राशि जो है, इन 3 राशियों पर अगर शनि का गोचर होता है तो उसे साढ़े साती कहते हैं। ठीक है? ये साढ़े साती इसलिए कही जाती है, इसका नाम साढ़े साती इसलिए पड़ता है क्योंकि शनि एक राशि से 2.5 साल के अंतराल पे गोचर करता है। चक्र पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में 12 राशियों का 30 साल का समय लगता है। तो एक राशि क्योंकि 12 राशियाँ हैं इसलिए एक राशि को ट्रैवल करने का जो समय होगा शनि का, वो होता है करीब-करीब 2.5 साल। तो क्योंकि 3 राशियों की बात की गई है 12th, 1st और 2nd चंद्रमा जहाँ पर भी स्थित है वहाँ से, तो उन 3 राशियों को मिला कर के साढ़े 7 साल का एक समय आता है, इसीलिए इसका नाम साढ़े साती पड़ता है। साढ़े साती जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई नायाब कॉन्सेप्ट है या ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल चीज़ है। साढ़े साती एक बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट का एक एग्ज़ाम्पल है, एक उदाहरण है, जिसको ज़्यादा मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि शनि और चंद्रमा से संबंधित योग का निर्माण होता है। शनि और चंद्रमा का जब भी योग होता है या शनि चंद्रमा को जब भी प्रभावित करेगा, तो कुछ न कुछ मेजर रिज़ल्ट होते हैं, जिसकी वजह से साढ़े साती को आप कह सकते हैं बाकी इसी तरह के जो गोचर होते हैं, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। लेकिन इसका सिद्धांत वही है जो बाकी सारे ग्रहों पर भी अप्लाई होता है और बाकी सारे गोचरों को भी इसी सिद्धांत से देखते हैं। तो इसमें सिद्धांतों के हिसाब से कोई नायाब रूल नहीं है या कोई नायाब प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है? अगर सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो साढ़े साती को अनडाउटेडली जनरली नेगेटिव कहा जाता है। साढ़े साती को अगर एक मूल तौर पर देखें तो साढ़े साती नेगेटिव है। अब हो सकता है और होता है ऐसा कि अधिकांश लोगों के लिए किसी न किसी वजह से साढ़े साती शुभ हो जाती है। पूरी की पूरी साढ़े साती बुरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो साढ़े साती नेगेटिव है या साढ़े साती को देखने का साढ़े साती एक अशुभ घटना है, ये अनडाउटेडली कहा जा सकता है। इसमें कहीं से कोई मतभेद नहीं है और इसमें कहीं से कोई डेविएट करने वाली बात नहीं है। अगर आप गोचर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रह का गोचर जो है वो 3 अवस्थाओं में देखा जाता है। किसी भी ग्रह के गोचर की अगर आप बात करते हैं तो गोचर के बारे में, ट्रांज़िट के बारे में ये कहा गया है कि ट्रांज़िट सिर्फ़ उस समय प्रभावित नहीं करता। ट्रांज़िट या ग्रहों का गोचर उस समय और उस परिस्थिति में प्रभावित नहीं करता जब शनि या कोई भी और ग्रह हो जाए, वो चंद्रमा के ऊपर से या किसी भी और ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हों। किसी भी और ग्रह की राशि से गोचर कर रहे हो, उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ उसी अंतराल पर सीमित नहीं होता, बल्कि एक लंबा स्पैन होता है या एक लंबा डिस्टेंस होता है, जहाँ से आपको प्रभाव समझ में आ जाता है। इसको अगर मूल रूप से डिफाइन करें, तो हमारे पास नाड़ी में जो कॉन्सेप्ट मिलता है, वो होता है अप्रोच का।
नाड़ी का एक बहुत इम्पोर्टेंट नाड़ी ज्योतिष में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जो अधिकांश जगहों पर यूज़ किया जाता है और जिसका क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में भी एक दूसरे तरह से वर्णन किया गया है, वो होता है अप्रोच का। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं, 1 सेकंड। हाँ, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसे कहते हैं अप्रोच। जिसका अर्थ है, अगर मान लेते हैं और एक सिंपल एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में चंद्रमा की प्लेसमेंट कहीं पर भी है, ठीक है? और एक एरो से पॉइंट कर देते हैं, यहाँ चंद्रमा है और ये जो जो पॉइंट है, ये जो डिग्री है, ये मेष राशि की 10th डिग्री है। अब चंद्रमा अपनी गति के हिसाब से मेष राशि से आगे बढ़ेगा और वृष राशि की तरफ जाएगा। एरीज की आगे वाली फर्दर डिग्रीज की तरफ जाएगा। अब आपकी जन्म कुंडली के अंदर में तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रमा 10 डिग्री पर है, तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा हमेशा 10 डिग्री पर ही रहेगा। उसकी गति आगे की है, लेकिन चंद्रमा 10 डिग्री एरीज पर ही रहेगा, मेष राशि की 10 डिग्री पर ही रहेगा। लेकिन अब अगर गोचर की बात करें, तो गोचर इस हिसाब से होगा कि सैटर्न चंद्रमा को अप्रोच करते हुए पहले मीन राशि में आएगा और चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा होगा। फिर शनि मेष राशि में आएगा और चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा और उसके बाद शनि आगे जाएगा वृष राशि के अंदर, टॉरस के अंदर, और चंद्रमा से दूर होने की प्रक्रिया में होगा। इस 3 अप्रोच को जो कहते हैं, जब ग्रह पीछे से आगे की तरफ आ रहा हो, उसे कहते हैं अप्रोच, और जब ग्रह ओवरटेक करके दूसरे ग्रह को गोचर में आगे की तरफ जा रहा हो, तो उसे कहते हैं सेपरेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना आप सबको जरूरी है कि ग्रहों को या प्लैनेट्स को, जो संस्कृत शब्द है इनका, वो ग्रह है। ग्रह का मतलब होता है वो जो ग्रास में ले सके, जो ग्रास कर सके, जो जो पकड़ सके, जो जो किसी चीज को जकड़ ले। और यही बात और यही शब्द ग्रहों को लेकर के ये बताता है कि ये प्रक्रिया सिर्फ एक जगह से प्रभाव देने की नहीं है। ग्रह पहले से पकड़ने की चेष्टा में आते हैं और ग्रह आगे छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब जब ग्रह अगली राशि में भी जा चुके हैं, तब भी धीरे धीरे करके उनका प्रभाव खत्म होगा। इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को इस हिसाब से बताया गया है कि कोई भी ग्रह जो द्वादश भाव में हो, समभाव में हो और द्वितीय भाव में हो, 12th, फर्स्ट और सेकंड हाउसेस में हो, वो ग्रह प्रभावित करेगा जो भी ग्रह इन 3 भावों का गोचर, और इन 3 भावों से कोई भी ग्रह प्रभावित होगा। और इस हिसाब से इसी इसी नियम को, इसी इसी सिद्धांत को महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में, या बाकी बाकी ग्रंथों ने भी अपने अपने होरा शास्त्र में कर्तरी योग के नाम से डिफाइन किया है कि अगर आगे और पीछे शुभ ग्रह हो तो उसको शुभ कर्तरी योग कहते हैं, आगे और पीछे पाप ग्रह हो तो उसको पाप कर्तरी योग कहते हैं। इस पूरी की पूरी अवस्था के अंदर जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि ग्रहों के गोचर के समय प्रभाव आगे और पीछे वाली राशियों से भी होता है। और इसी से हमारे पास सिद्धांत आता है, इसी से हमारे पास प्रिंसिपल आता है कि साढ़े साती की व्याख्या, साढ़े साती का वर्णन क्यों मिलता है। साढ़े साती का मतलब है शनि का प्रभाव यहां से द्वादश भाव से शुरू हो गया है और 7.5 साल तक, जब तक शनि दूसरे भाव से नहीं निकल जाता, तब तक शनि का प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा। पहली चीज। और दूसरी चीज, दूसरी जो चीज यहां पर सिद्धांत में ध्यान देने की बात है वो ये कि शनि और चंद्रमा ही क्यों? आखिर सारे ग्रहों में से हम सिर्फ शनि और चंद्रमा को ही इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? तो उसका सीधा सिंपल रीजन है कि जहां तक चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा सुख का कारक है, चंद्रमा शांति और संतोष का कारक है। जीवन में जो भी घटना होती है
उसका जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जो आपको अनुभव होता है, उससे जुड़ी जो भी कंडीशंस हैं, उससे जुड़ी जुड़ी जो भी आपकी समझ है, सही की, गलत की या उस चीज़ को पॉजिटिवली लेने की या नेगेटिवली लेने की, वो सारी की सारी चीज़ें चंद्रमा से ही प्रभावित होती हैं। इसलिए आपका पूरा का पूरा आपकी जीवन दृष्टि जो है और जीवन को समझने की प्रक्रिया जो है, वो पूरी की पूरी चंद्रमा से ही प्रभावित होती है। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर अगर कोई भी गोचर होता है तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये नियम भी है कि अधिकांश समय हम ट्रांज़िट्स को या एक स्टैंडर्ड नियम जो आता है होरा शास्त्र में वो ये कि हम ट्रांज़िट्स को चंद्रमा के ऊपर से देखते हैं। या हम चंद्रमा या ट्रांज़िट्स को चंद्रमा के ऊपर से देखा जाए तो वो ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है ट्रांज़िट्स को एनालाइज़ करने की। वैसे तो आपको ट्रांज़िट्स को लग्न से और बाकी सारे प्रभावों से भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक कॉमन प्रैक्टिस जो है वो ये है कि चंद्रमा के ऊपर से आप अपने गोचर, अपने ट्रांज़िट्स को देख लें और वहाँ से आप समझ लें। क्योंकि मन का कारक होने की वजह से आपकी रियलिटी चंद्रमा से डिफ़ाइन होती है। तो इसीलिए चंद्रमा का महत्व है। और शनि जो है, शनि के कारकत्व में शनि के अपने नाम की वजह से, शनि का नाम शनि या शनैश्चर्य जो संस्कृत में शनि का नाम है, उसका मतलब ये होता है वो जो किसी भी चीज को स्लो कर दे, किसी भी चीज को डल कर दे और किसी भी चीज को डिले कर दे। शनि का अर्थ ही, शनि शब्द का अर्थ ही होता है जो स्लो है, जो डल है। तो जो आपके सुख को, आपकी मन को और आपके शांति को मध्यम कर दे, शनि कर दे, स्लो कर दे, डल कर दे, या उसमें आपको बाधाएं, परेशानियां, व्यवधान और कठिनाइयां आपको आपको अनुभव कराए, वो ग्रह और वो प्रभाव ही शनि है। इसीलिए शनि का नाम शनि है। किसी भी चीज को स्लो करना, डल करना या डिले करना शनि का प्रभाव है, शनि का गुण है। पहली चीज। और दूसरी चीज, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, और शनि स्लो मूविंग प्लैनेट इसलिए ही है क्योंकि उसका नाम ही शनि है, उससे स्लो और कोई हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, शनि का ये 3 भावों पर गोचर जो है, जो 7.5 साल का समय आता है, ये सबसे लंबा समय आता है। तो शनि का जो प्रभाव पड़ेगा वो बाकी किसी भी ग्रह से बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। इसीलिए यूजुअली आपने नियम में सुना होगा, बहुत लोगों को बात करते सुना होगा कि 7.5 के प्रभाव लाइफ टर्निंग होते हैं। 7.5 में ऐसी घटनाएं या इस तरह से आपका मेंटल ओरिएंटेशन बनता है या बदलता है कि उसकी वजह से आप अपने पूरे जीवन को ही ट्रांसफॉर्म्ड फील करते हैं। तो इस वजह से, इस रीजन से शनि की महत्ता है, और शनि की महत्ता गोचर करने वाले ग्रहों में से सबसे ज्यादा है क्योंकि वो सबसे स्लो मूविंग है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा स्टेडी है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला और लंबे समय तक इम्पैक्ट देने वाला है। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन आती है कि क्यों चंद्रमा के ऊपर से शनि का जो गोचर है, जो इन 3 अवस्थाओं में होता है, जब फर्स्ट, सेकंड और 12th हाउस से शनि का ट्रांजिट हो चंद्रमा के ऊपर, इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है? इसका महत्व है चंद्रमा की वजह से, शनि की वजह से, और अप्रोच करने की जो प्रक्रिया है, ग्रास में लेने की जो प्रक्रिया है किसी भी ग्रह के, जो द्वादश भाव से शुरू होकर के दूसरे भाव तक चलती है, उसकी वजह से। ठीक है, और इसीलिए यहां पर चंद्रमा का महत्व सबसे ज्यादा है। और ऐसा नहीं है जैसा कहा जाता है कि शनि की 7.5 का रेफरेंस बहुत कम है या नहीं मिलता, इसे, ये नियम इतना सॉलिड है कि ये हर तरह से इसकी व्याख्या की गई है। योगों में भी की गई है, ट्रांजिट्स में भी की गई है। बस डायरेक्ट जो शब्द है 7.5 वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 7.5 हिंदी का शब्द है। संस्कृत में ये शब्द नहीं है 7.5, लेकिन संस्कृत में व्याख्या यही की गई है। अब जैसे कि एक उदाहरण या एक दो उदाहरण और रेफरेंस के लिए अगर बात करें, तो हमारे पास दो चार इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस मिलते हैं जो हम ब्रीफली देखेंगे क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। पर एक रेफरेंस मिलता है, द्वादशे जन्म गे राशौ द्वितीय च शनैश्चर्य सार्धानी सप्त वर्षाणी तथा दुखैर युक्त भवेत। मतलब द्वादश जन्म और द्वितीय राशि से, द्वादशे जन्म गे राशौ द्वितीय च शनैश्चर्य,
इन 3 राशियों से जब शनि का या शनिश्चर का जब गोचर होता है, तो इस 7.5 सार्धानी सप्तवर्षाणि, आधा, सा अर्धानी, सप्तवर्षाणि, हाफ एंड 7 एंड हाफ सालों का जो ये समय है, उसको हम जो दुख से युक्त होता है और जहां पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट और बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, उस वो गोचर का प्रभाव है जब शनि ट्रांजिट करता है चंद्रमा से इन 3 भावों पर। इसी तरह से एक दूसरा डायरेक्ट रेफरेंस भी आपको मिलता है जो शनि के कंप्लीटली रिजल्ट को दिखाता है और जो ये सिर्फ नहीं बताता साढ़े साती का प्रभाव, जो ये भी बताता है कि शनि का चौथे और अष्टम भाव से ट्रांजिट करने का जो 2 समय है, वो इतना ज़्यादा कष्टकर क्यों होता है या वहाँ कल के लिए भी साढ़े साती के जैसे ही रिजल्ट क्यों डिफाइन किए गए। तो वहाँ पर आपके पास दूसरा रेफरेंस आ जाता है, कल्याणम खलु यच्चति रवि सुतो राशो चतुर्थष्ट में व्याधि बंधु विरोध देश गमनम क्लेशम चिंताधिकम। बंधु विरोध मतलब आसपास के आपके लोग ही आपका विरोध करने लगेंगे, आपके जो जो बंधु हैं वो ही आपके दुश्मन समझ में आने लगेंगे। परदेश गमनम, विदेश की यात्रा होगी या विदेश आपको जाने का या अपना स्थान छूट जाएगा, अपना जन्म स्थान जहां पर भी जिस भी चीज को आप अपना मानते, जिस भी जगह को आप अपना मानते, वहां से वियोग का समय या वहां से सेपरेशन का इंडिकेशन कि आप एक तरह से अकेले छूट जाएं, इस तरह का योग आपके लिए बन सकता है। क्लेशंच यानी कि क्लेश या समस्याएं और कठिनाइयां आपके जीवन में आती रहें, चिंताधिकम और अधिक चिंता का योग बने। इसी के हिसाब से हेल्थ पर और शरीर के भागों पर आपके लिए प्रभाव का आपके प्रभावों को बताया गया है। राशो द्वादश शीर्ष जन्म हृदय पादो द्वितीयो, मतलब द्वादश चंद्रमा से 12th हाउस में शीर्ष, जन्म में यानी कि चंद्रमा जिस राशि में हो वहां पर हृदय और सेकंड हाउस में पैर, इन भागों को और इन चीजों को शनि का प्रभाव पड़ता है। शनिर नाना क्लेश करोपि, मतलब इन 3 भावों से जब शनि का गोचर हो तो हर एक प्रकार के कलह या हर एक प्रकार के कलेश होते हैं। दुर्जनभ्यम पुत्रान पशून पीड़ितम, आपके पुत्र, आपके पशु और आपके आसपास का सब कुछ ही पीड़ित रहेगा और दुर्जनों का भय रहेगा। दुर्जन भयम पुत्रान पशून पीड़ितम। इसी के साथ साथ हानिस्यान मरणम विदेश गमनम सौख्यंच साधारणम, यानी कि आपकी हानि होगी, विदेश गमन होगा, सौख्यम च साधारणम, सुख साधारण होगा, आपको बहुत ज्यादा कोई अच्छा प्रभाव, बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव साढ़े साती का नहीं होगा। साढ़े साती के समय सुख जो है वो मध्यम रहेगा, सुख आप जितना चाहते हैं उतना नहीं रहेगा। रामारिध्य विनाशनम प्रकृते तुर्याष्टमे वाथवा, यानी कि हम सेकंड और 8th के जो ट्रांजिट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर आपके हर तरह के ऐश्वर्य और हर तरह के पॉजिटिव रिजल्ट जो है उनका विनाश होता है। तो रेफरेंसेस इस चीज को भी इंडिकेट करते हैं, आपके पास ज्योतिष में इसकी प्रॉपर व्याख्या और डेफिनेशन है। हाँ, बस साढ़े साती का शब्द जो हम यूज करते हैं वो हिंदी का शब्द है, तो आपको कहीं पर भी साढ़े साती की व्याख्या नहीं मिलेगी उस तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि साढ़े साती के बारे में जो बात की जा रही है वो गलत है। साढ़े साती शब्द जो है वो हिंदी का उसका ओरिजिन है, जो पिछले कुछ सालों में लोकल लैंग्वेज में ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव यही है और इसके रिजल्ट जो हैं वो हमें ऐसे ही मिलते हैं।